आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 12th स्टैंडर्ड का वीडियो नंबर या लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ। वैसे तो 5th है, लेकिन पहला वाला लेक्चर 11th का था, तो इसको हम लोग 4th बोलेंगे 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट वीडियो का अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो लास्ट वीडियो जो था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे था, उसके कुछ डेरिवेशंस थे और उस पे सम्स थे। आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे है, उसके डेरिवेशंस पे और उसके कुछ सम्स पे है। तो क्या क्या डेरिवेशंस हमको देखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 5 तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। एक है सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब 2 चार्जेस की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। तीसरा है सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। चौथा है सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। पांचवा है डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हमको ये 5 कंडीशन में ये देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। वैसे बाय द वे आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था, बिकॉज ऑफ वर्क डन, याद करिए, इट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये जो फॉर्मूला था अगर 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस को लाते हैं तो, अब वही यहाँ पे है, उसी तरीके का है, कुछ अलग नहीं है। अब वही को उन लोग वापस रिप्रेजेंट करना, हम लोग एक्चुअली डिराइव कर चुके हैं, लेकिन इसको इन लोग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वीडियो लेक्चर में देखा है 2 वीडियो पहले। चलिए स्टार्ट करता हूँ पहला वाला। अब जो पहला वाला है एक एक लेंगे हम लोग एक बार में। यहाँ पे बोला है सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। अगर 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले ही बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी मोर प्रिसाइज, कि पोटेंशियल जो होता है ना वो सिस्टम जो होता है ना उसमें जो चार्ज स्टोर होता है वो होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस है उनका जो सिस्टम बना है, उनका जो भी उनके बीच में जो भी कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन है, उस वजह से उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसी को हम पोटेंशियल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब देखिए, तो 2 पॉइंट चार्जेस है। अब ऐसा है कि हम लोग सपोज हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लेते हैं। जैसे ये आपका z एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, हमको ये दोनों चार्जेस इंफिनिटी से लाना है, एकदम दूर से लाना है। इंफिनिटी का कंसेप्ट आपको पता है कि इंफिनिटी पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, तो आप पहला चार्ज लेके आ रहे हैं, आप एक पहला चार्ज लेके आए, लेट से आप पहला चार्ज लेके आए Q1। इस चार्ज का हम लोग पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट A है, यहाँ पे आपका चार्ज है Q1, इसका पोजीशन ले लेते हैं R1 बार। R1 बार जो है इस चार्ज का पोजीशन है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये चार्ज लाने के लिए क्या कुछ वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन है। वर्क डन जो आप करेंगे वही स्टोर होगा सिस्टम में। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज जो हम लोग इन्फिनिटी से लाए हैं, क्या इसके लिए हमको वर्क डन करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि पहले से कोई था ही नहीं फोर्स, पहले से कोई फोर्स नहीं था जो इसको अपोज करे। वर्क डन कब करना पड़ता है? वर्क डन तो तभी करेंगे ना जब कोई फोर्स हमको अपोज करेगा। अगर पहले से कोई चीज है ही नहीं, वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसको रेजिस्ट कौन करेगा, इसको अपोज कौन करेगा? तो जब अपोज ही नहीं कर रहा है तो वर्क डन हुआ ही नहीं। अब वर्क डन नहीं हुआ तो पहला चार्ज लाने के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं है, बिकॉज वर्क डन हुआ ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करते हैं, आप एक दूसरा चार्ज लेके आते हैं, क्योंकि 2 चार्ज है ना, हम लोग को 2 चार्ज की बात करना है, तो हम एक दूसरा चार्ज ले आते हैं। सपोज ये दूसरा चार्ज यहाँ पे लाए, पॉइंट बी पे चार्ज Q2। इस पॉइंट बी पे चार्ज Q2 का सपोज पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। पहला हम लोग चार्ज Q1 लाए, उस पे कोई वर्क करना नहीं पड़ा क्योंकि उसके पहले कोई वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं था, तो वर्क डन का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स नहीं था। लेकिन जब आप ये पॉइंट सेकेंड चार्ज Q2 लाए पॉइंट D, तो आपको वर्क डन करना पड़ा।
किसकी वजह से? इस चार्ज Q1 की वजह से, क्योंकि चार्ज Q1 इसको अपोज करेगा। अब चार्ज Q1 अपोज करेगा, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोज करेगा, तो सेकेंड चार्ज लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन करना पड़ेगा वही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है कि नहीं? तो अगर हम लोग वर्क डन की बात करें, अब सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये R1 वेक्टर या R2 वेक्टर, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम ले सकते हैं R1 2 मतलब 1 से 2 ऐसा। तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 इनटू Q2। ये तो आप जानते हैं ना, बेसिक यही है कि इस जगह पे चार्ज लाने से पहले इस जगह पे Q1 की वजह से क्या पोटेंशियल था, इनटू Q2 जब आप करेंगे तो आपको वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस Q1 की वजह से कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस है R12 इनटू Q2। तो हो गया ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। इसको आप वर्क डन लिखो या इसको आप पोटेंशियल एनर्जी लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका है फॉर्मूला जो हम पहले देख ही चुके हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। तो ये बेसिक है। अगर दो चार्जेस है, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, उस सिस्टम की वजह से जो पोटेंशियल स्टोर होगी सिस्टम में, उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस R12। मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, छोटा छोटा है, कुछ बड़ा नहीं है। अब मैं आता हूं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या बोलता है? सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। ध्यान से देखिएगा, अब ये बोलता है सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज। ये तो दो है ना, सपोज एक थर्ड लेके आते हैं, लेट्स सी मैं एक एग्जांपल लेते हैं। तो C पे एक पॉइंट, एक चार्ज है Q3, एक और ले आते हैं। अब इस Q3 को जब आप इंफिनिटी से लाएंगे तो क्या होगा पता है? इसको वर्क डन Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। ये आप मानते हैं कि नहीं? इसको दो वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैं इसको लिख देता हूं W3 बिकॉज ऑफ 3। अभी इसको मैं लिखूंगा W2, है ना, क्योंकि ये 2 की वजह से है। अभी मैं थर्ड ला रहा हूं तो W3 लिखूंगा। अब इसकी वजह से देखो फॉर्मूला में क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका क्या होगा? इसको जैसे मैंने बोला Q3 को Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13। फिर इसको Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन R23। बड़ा सिंपल है। ये वर्क डन Q3 को करना पड़ेगा, Q2 को तो ऑलरेडी वर्क करना ही है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल, तो आपको ये दोनों ऐड करना पड़ेगा। Q2 की वजह से इतना पोटेंशियल है और Q3 की वजह से इतना है, ये दोनों टोटल करके आपको पूरे सिस्टम का मिलेगा। अगर मैं बोलूं चलो मैं एक और ले लेता हूं Q4, देखिए n है ना, तो मैं बढ़ा रहा हूं एक एक करके। अब Q4 मतलब W4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q4 को कौन कौन अपोज करेगा, मतलब उसको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? Q1 के अगेंस्ट, Q2 के अगेंस्ट और Q3 के अगेंस्ट। तो Q1 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो Q1 Q4 अपॉन R14। Q2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q2 Q4 अपॉन R24। Q3 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q3 Q4 अपॉन R34। तो ऐसे n, ऐसा 1, ऐसा 1, दूसरा हुआ 3 हुआ 4 हुआ, ऐसा 5 6। अब जैसे जैसे चार्जेस लाएंगे बढ़ता जाएगा। और देखिए सिर्फ ये नहीं है, आपको ये तीनों प्लस करना है। अगर आप चौथा चार्ज ला रहे तो आप मत समझेगा कि ये है, नहीं, पोटेंशियल ये तीनों का टोटल मिला के होगा। ये तो सिर्फ Q4 की वजह से है, ये तो सिर्फ Q3 की वजह से और ये Q2 की वजह से। जब तीनों को ऐड करेंगे ना, तब आपको पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो कह रहे जनरलाइज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अगर n सिस्टम है तो हाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है। अब ये एडिशन है सिग्मा, ये 1 4 2 4 3 4, तो ऐसा कुछ दे दे क्या? Q, 2 Q है, एक को हम लोग J लिख देते, एक को K लिख देते, और इसके नीचे वही होगा R J K। देखो ये जो 1 4 है 1 4, 2 4 है 2 4,
तो जे के कुछ भी सिंबल, कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हैं हम, मैंने जे के लिया। कोई बोलेगा मेरे को आईजे लेना तो आईजे ले लो, आईजे किसी को आईजे लेना तो आईजे ले सकता है, मगर ये जो भी होगा सेम लेटर नीचे होना चाहिए। तो भाई मैंने 2 कंप्लीट कर दिया आपके 2। मैंने कौन सा कंप्लीट किया? सिस्टम ऑफ, ये पहला वाला 2 पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पे जाते हैं, मैं करता हूं इसको थर्ड पार्ट। सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। तो आप देख रहे हो बड़ा इजी है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम में आया तो ठीक है, बड़ा इतना इजी है कि क्या पूछेंगे, 1-2 मार्क्स का पूछे तो पूछे। सी पार्ट पूछ सकते हो हम लोग 1-2 मार्क्स में, तो शॉर्ट में तो पूछ सकते कोई भी। अब मैं आता हूं सी पार्ट पे। इसका सी क्या बोल रहा है? ड्यू टू सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ नहीं है, समझ के रखने का। नहीं दिया तो समझ, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। अच्छा क्या बोलना चाहता है, ये बोलना क्या चाहता है, ये क्या बोलना चाहता है? सिंगल चार्ज, अगर मैं बोलूं सिंगल चार्ज लाएंगे तो वर्क डन होता है क्या? नहीं होता वर्क डन, हमने तो अभी देखा था फर्स्ट केस में। अगर सिंगल चार्ज आप लाते हैं तो वर्क डन नहीं होता, क्योंकि वहां पे पहले कुछ था ही नहीं, उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे। लेकिन यहां पे थोड़ा चेंज हो गया है, ये क्या बोलता है कि पहले से कोई एक्सटर्नल फील्ड है, इनिशियली देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सोर्स नॉट नोन, नहीं पता ये किसका सोर्स, किसकी वजह से नहीं मालूम। ये एक्सटर्नल फील्ड है, लेकिन किसकी वजह से ये एक्सटर्नल फील्ड है मुझे नहीं मालूम, मगर है पहले से। अब उस एक्सटर्नल फील्ड में आप एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो ऑलरेडी बताने के लिए बता रहा हूं, एक एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड ई, किस वजह से नहीं मालूम भाई, किसी वजह से है, कोई सोर्स है जिस वजह से है। आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से इधर लाते हैं। अब जब आप इसको यहां लाके रखेंगे तो भाई आपको वर्क तो करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले वाले केस में कुछ था नहीं, तो पहले वाला चार्ज के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप दूसरा एक चार्ज लेके आ रहे, चार्ज ला रहे उसमें, तो आपको इसके अगेंस्ट वर्क तो करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो फिर उसका वर्क डन कैसा होगा? उसका वर्क डन होगा जिस जगह पे आप ला रहे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा। तो चलो लिख दो पोटेंशियल वी आर, है ना, वी आर सपोज पोटेंशियल है, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल सपोज वी होगा, एक्चुअली वी है, आर तो सिर्फ पोजीशन वेक्टर है, इनटू क्यू जो आप चार्ज ला रहे, तो भाई फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का, वी आर वेक्टर इनटू क्यू। ये वी आर वेक्टर सिंबल है, या दो मल्टीप्लाई नहीं, तो सिंबल है, वी आर वेक्टर इनटू क्यू। एक्सक्यूज मी। तो जहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और आप एक चार्ज उसके फील्ड में ला रहे हैं, तो आपको उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमको मालूम होगा, वो हमको मालूम होना चाहिए। वो सपोज v है, v एक्चुअली सिर्फ v है, लेकिन मैं पोजीशन वेक्टर के हिसाब से बता रहा हूँ, वी आर वेक्टर। तो वी आर वेक्टर इनटू q ये है बिकॉज ऑफ सिंगल चार्ज। अब देखिए d क्या बोलता है, मजेदार है। d क्या बोलता है? d बोलता है टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। एक का तो है, दूसरा भी आ गया, तो एक अभी एक है, तो फिर मैं क्यू नहीं बोल सकता, मुझे Q1 बोलना पड़ेगा। मैं भी सेकंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट खत्म हो गया, वही सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो यहां मुझे R1 बोलना पड़ेगा, Q1 बोलना पड़ेगा। वापस करता हूं, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो ये Q1 को लाके यहां रखना है, इसका पोजीशन वेक्टर R है, तो इसका वर्क डन कितना होगा? इसका वर्क डन होगा VR1 वेक्टर इनटू Q1। अच्छा, Q1 लाने के बाद हम लोग भाई दूसरा भी ला रहे हैं, Q2 भी ला रहे हैं। Q2 सपोज यहाँ ला के रखते हैं, इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज VR2 वेक्टर है, हम लोग यहाँ ला रहे हैं।
तो उसका भी वर्क डन करना पड़ेगा, VR2 वेक्टर इंटू Q2। ये बात समझ रहे? पहला चार्ज लाएंगे, यहां रखेंगे, आप पोटेंशियल सपोज V है तो V इंटू Q1। दूसरा चार्ज, क्योंकि दो चार्ज है, दूसरा चार्ज ला रहे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, इधर पोटेंशियल VR2 इंटू Q2। क्या हमको सिस्टम का पोटेंशियल मिल गया? नहीं मिला। क्यों? अरे भाई ये दोनों, ये जो पहले से Q1 है तो आप Q2 ला रहे तो Q2 को तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क करना ही पड़ेगा, प्लस उसको Q1 के अगेंस्ट भी, यहाँ पे आपने Q1 रखा है उसके भी तो अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ना। Q2 को वर्क दो करना पड़ेगा, एक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये है, प्लस अगेंस्ट दिस Q1, उसका तो अपना फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन जो भी उनके बीच में डिस्टेंस है, लेट्स से R12। ये हो जाएगा आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज जो कर रहा है एट R1 पोजीशन वेक्टर, ये फॉर Q2 एट R2, और ये Q1 जो Q2 को अपोज कर रहा है, इन दोनों ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, और ये जो है Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा बिकॉज ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो आपने देखा होगा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बड़ा इजी था कंसेप्चुअली, अगर आपको समझ में आए तो बहुत इजी है। फिफ्थ वाला जो है वो थोड़ा सा करना है उसको एक्सप्लेनेशन, और इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फिफ्थ वाला, और उसमें थोड़ा सा हमको करना भी पड़ेगा डेरिवेशन पार्ट। ये सब तो मैं नहीं बोलूंगा डेरिवेशन है, कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है, तो एक दो मार्क के लिए कोई भी एक चीज पूछ सकते हैं आपको, तो आपको आना चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं जाता हूं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है? ई पार्ट बोलता है ड्यू टू डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। देखिए इसमें सब में है ना इलेक्ट्रिक वर्ड गायब कर दिया, ये डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इन लोगों को बोलना चाहिए, कारण क्या मालूम है? क्योंकि मैग्नेट में भी होता है, वहां पे मैग्नेट डाइपोल होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब सिंस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, इसलिए उन्होंने इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा कि स्पेसिफाई करें कि इलेक्ट्रिक है कि नहीं है, क्योंकि भाई समझ लो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, जब मैग्नेटिज्म करेंगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वैसा। लेकिन एग्जाम में अगर पूछेंगे तो लोग स्पेसिफाई करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं अगर पैरालाइज ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको पता है ना पैरालाइज का मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। अब यहां पे डाइपोल रखा है, डाइपोल तो आप जानते ही हैं, है कि नहीं? यू नो डाइपोल। अब यहां पे सपोज माइनस Q चार्ज है, यहां पे प्लस Q चार्ज है। अब आप जानते हैं डाइपोल का मतलब है द सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2L। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 2L है ना? ठीक है। और एक और चीज इसमें मैंने बताया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मालूम है ना, डायरेक्शन क्या, डाइपोल जिसको हम P बोलते हैं, P Q into 2L। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो चलो मैं दिखा देता हूं, ये आपका P वेक्टर का डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखिए, अब समझिए, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो पता है क्या होगा? इन दोनों एंड्स पे फोर्स एक्ट होगा, फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक्सपेक्ट करते थे फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स इज इक्वल टू QE। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों पे फोर्स एक्ट होगा, प्लस Q पे भी फोर्स एक्ट होगा, माइनस Q पे भी फोर्स एक्ट होगा। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स एक्ट होगा क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि जो डाइपोल है ना, जो एक एंगल थीटा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको हम लोग को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आते हैं। विजन या इंटेंशन यही है,
फोर्स ऐसे एक्ट होगा कि इसको घुमा के उसको हम लोग डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आए। इसका मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा वो इस तरीके से एक्ट होगा, F इज इक्वल टू QE, और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा वो लेफ्ट साइड एक्ट होगा, F इज इक्वल टू, ये भी QE है हाँ मगर माइनस QE। चलिए तो माइनस लिख दो, नहीं लिखो तो भी चलिए, क्योंकि आपका डायरेक्शन दिखा रही तो माइनस साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गया है। अब देखिए ये फोर्स राइट साइड है, ये फोर्स लेफ्ट है, दोनों पैरेलल है, करेक्ट, दोनों पैरेलल है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दो पैरेलल फोर्सेस, ध्यान दीजिए, दो पैरेलल फोर्सेस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा सकते हैं। दिखाना है तो आप यहाँ से ड्रॉ करिए एक लाइन, आप यहाँ से ड्रॉ करिए तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये। तो जब दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड्स पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट डू दे रिजल्ट? दे रिजल्ट इन व्हाट इज कॉल्ड एज अ टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल। दो फोर्स इक्वल ऑपोजिट, याद करिए, टॉर्क, फोर्स, रोटेशनल मोशन। भाई ये रोटेट होगा, दिस विल रोटेट, ये रोटेट होगा, ये रोटेट होके कोशिश करेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में आ जाए, मतलब ये थीटा 0 हो जाए, ये वो कोशिश करेगा। अब कोशिश में कामयाब हो जाता है, ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा। अब हम कुछ उल्टा काम करेंगे। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे नहीं भाई, हम नहीं चाहते कि डायपोल उधर अलाइन हो, हम तो भाई हम तो उसको रोकेंगे, हम उसको उल्टा करेंगे, घुमाएंगे। हमारा कोशिश क्या रहेगा? ये चाहेगा कि घूमे ऐसा, लेकिन हम क्या करेंगे भाई? हम तो भाई उल्टा घुमाएंगे, हमको तो भाई उसको उल्टा घुमाना है। मतलब आपको इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। देखिए रोटेशनल मोशन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? टॉर्क। जो हमारा नॉर्मल में F होता है ना, वही रोटेशनल में टाउ होता है, टाउ, टॉर्क, याद करिए टॉर्क। रोटेशनल मोशन में टॉर्क इंपॉर्टेंट रोल जाता है। जो फोर्स नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मोशन में फोर्स जो काम करता है ना, वही रोटेशनल मोशन में टॉर्क काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको घुमा रहा है, ऐसा सपोज लेट्स से इधर हम लोग समझे तो क्लॉकवाइज। हम क्या करेंगे? हम तो भाई उसको उल्टा घुमाएंगे, हम उसको उल्टा घुमा के एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको थीटा पे रोक के रखेंगे। अगर आप ये करना चाहते हैं तो भाई आपको तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको अपोजिट, ये जो उसको टॉर्क घुमा रहा है क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यू हैव टू डू अगेंस्ट दैट टॉर्क। आपको टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, करेक्ट, यू हैव टू डू वर्क। अब जो आप ये वर्क करके इसको घुमा के पर्टिकुलर एंगल पे रोकेंगे, तब जाके उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कब? देखिए पोटेंशियल एनर्जी तभी स्टोर होती है जब आप वर्क करेंगे अगेंस्ट फोर्स। तो यहाँ पे मेरा जो रोटेशनल फोर्स वो टॉर्क है, और आप उसके अगेंस्ट वर्क करना चाहते हैं। आप उसको नहीं, मैं नहीं घुमाना, मैं चाहता हूँ ये उल्टा घूमे इसके अगेंस्ट, तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। घुमा के आप एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको रोकना चाहते हैं, और जब आप रोक के रखेंगे तो उसमें एनर्जी जो स्टोर हो जाएगी वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अपना वर्क डन का बेसिक कंसेप्ट क्या है भाई? वर्क डन का बेसिक कंसेप्ट क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? तो अगर मैं स्मॉल वर्क डन लिखूं इधर, तो यहाँ पे मेरा है ना फोर्स जो है टाउ है, टाउ। रोटेशनल की बात है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग फिर ये नहीं लिख सकते क्या? एक्स नहीं लिख सकते, हमको तो थीटा लिखना पड़ेगा, डी थीटा। तो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ, मतलब आप क्या करेंगे? वापस भी देखो, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन ना, हम लोग जब ऐड करते हैं, जब लोग उसको मूव कराते हैं चार्जेस को, तो सीरीज ऑफ स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा करके आगे लेके जाते हैं। वैसे ही जब आप इसको घुमा रहे हैं ना उल्टे एंटी क्लॉकवाइज में, तो थोड़ा करके घुमाने का यहाँ तक लाने के लिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सपोज स्टार्टिंग का मेरा एंगल थीटा नॉट है, और बाद में मुझे कहाँ तक लेके जाना है उसको? थीटा तक। ये पूरा ऐड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल थीटा नॉट टू थीटा dw is tau d theta. So यहाँ पे लिख लेता हूँ थीटा नॉट टू थीटा टाउ, टॉर्क का फॉर्मूला याद करिए 11 में था, और मैंने आपको अपने जो मेरा लेक्चर नंबर 00 है ना, उसमें मैंने बताया टॉर्क का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो। उसका फॉर्मूला है P sin थीटा d थीटा। P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है साइन थीटा, जहाँ थीटा आपने किया उसको जहाँ से जितना घुमाए एंगल से। P तो चलो कांस्टेंट है,
साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा थीटा नॉट से थीटा p लेट्स सब्स्टिट्यूट माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस तो प्लस cos theta naught. There you get your electric potential energy, that is P cos theta naught minus cos theta. चलिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं u theta भाई ये डेरिवेशन हो गया आपका, ये जो वर्क डन आपने किया वही आपका पोटेंशियल फॉर्म डेरिवेशन हो गया भाई। क्या डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो इतनी होती है। वो क्यों स्टोर हो रही है? क्योंकि आपने वर्क किया हुआ है उसको वहां रखने, उस एंगल पे उसको रोक के रखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ा, आपको वर्क करना पड़ा। वो जो वर्क किया है वो इस फॉर्म में स्टोर हुआ है एनर्जी के। और इसका फॉर्मूला है P cos थीटा नॉट आपका स्टार्टिंग एंगल माइनस cos थीटा जहां तक आपने उसको रोक के रखा है स्टार्टिंग से लेके। अब इसमें कुछ केसेस हो सकता है। केस वन क्या हो सकता है? केस वन ये हो सकता है कि सर अगर मेरा स्टार्टिंग एंगल सपोज 0 है तो क्या स्टार्टिंग एंगल अगर 0 है तो क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू, मतलब स्टार्टिंग एंगल इधर ही है ऐसा और आपने उसको घुमाया तो ये हो जाएगा आपका p cos 0 minus cos थीटा। व्हाट इज cos 0? cos 0 इज 1, p 1 minus cos थीटा। ये कब? जब आपका स्टार्टिंग डाइपोल ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे 0 और आप उसको घुमा रहे हैं। दूसरा केस है सर मेरा स्टार्टिंग एंगल सपोज 90 डिग्री है, ऐसा है मेरा 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा सर P cos 90 minus cos थीटा। Now what is cos 90? Cos 90 is 0 minus cos थीटा minus P cos थीटा। ये केस है अगर 0 से चालू किया तो, अगर 90 से चालू किया तो। सो ये आपका पांचों हो गया भाई। आई फिनिश्ड ऑल 5। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कंसेप्ट खत्म होता है आपका। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो लास्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इस पे कुछ सम्स भी करेंगे तो हम लोग को और अच्छा फील होगा कि भाई हाँ हमको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए कुछ सम्स भी करते हैं। ओके तो आपके सामने मैंने यहाँ पे 2 सम्स लिए सॉल्व एग्जांपल्स के। मैं अच्छे सम लेता हूँ, मैं एकदम सिंपल नहीं लेता जो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना ऐसा नहीं लेता हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें ट्रिकी हो तो आपको ट्रिक वाले सम्स भी थोड़े समझ में आ जाए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा सिस्टम दिया हुआ है, 4 चार्जेस है कॉर्नर पे प्लस क्यू माइनस क्यू। ये 2 डिस्टेंस आर ये बता रहा है कि स्क्वायर है, इट इज अ स्क्वायर। अब बोला है कि पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अब देखिए बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल U जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतने सब चार्जेस हैं तो कैसा था सिग्मा, याद करिए QJ QK अपॉन R JK सबका। अब इसमें 4 है तो हर एक के साथ लेना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले इन दोनों का ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है R। अब ये दोनों का ले लेते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन R। ओके अब ये थर्ड इन दोनों का ले लेते हैं माइनस क्यू अपॉन ये भी डिस्टेंस R। ठीक है अब इन दोनों का ले लेते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन R। बाकी है देखिए आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला 4 ले लिया, लेकिन क्रॉस में भी तो बाकी है डायगोनल, वो मत भूलिएगा। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन दिस डायगोनल। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर? √2 इनटू साइड, सो दिस इज √2R। दूसरा वाला भी वैसा ही है प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन √2R। आई हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला, सबका सिग्मा 2 क्यू को ले लेके सबका टोटल कर देने का। अब देखिए मजा, अब इजी हो गया, ये समझ गया तो फिर सब में कुछ नहीं बचा। ये क्या है q² अपॉन R, ये क्या है माइनस q² अपॉन R, ये क्या है प्लस q² अपॉन R, ये क्या है माइनस q² अपॉन R, माइनस q² अपॉन √2R, माइनस q² अपॉन √2R। अरे ये 4 तो कैंसिल हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
-2q² अपॉन √2r। एलसीएम लिया, ऐड कर दिया, ये कट होके √2 पर हो जाएगा। सम इज ओवर 1/4πε0 -√2q² अपॉन r। भाई हो गया, इतना भी छोड़ेंगे तो इट्स ओके, फाइन। इजी था, ये कंसेप्ट समझ में आया तो कुछ नहीं है। लेट्स डू नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी लास्ट वाला जो डेरिवेशन था, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। So this is equal to 1 microcoulomb, 1 into 10⁻⁻⁶ coulombs, separated by a distance that is 2L, it is 2 centimeter. So L is equal to 1 centimeter, which is 0.01 meter. Okay, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सबसे पहले पूछा है मैक्सिमम टॉर्क। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा। ये बात समझो, P sin थीटा। अभी मैक्सिमम टॉर्क मतलब थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। किसके लिए होता है? 90 के लिए होता है। तो आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं साइन 90, क्योंकि साइन 90 1 है, जो कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब आपको टाउ मैक्स चाहिए तो थीटा को 90 होना पड़ेगा, बिकॉज इट इज साइन, इसीलिए। ओके, P का फॉर्मूला है Q इंटू 2L। अब यहाँ 2L को मतलब चाहिए, यहाँ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर। अगर 2L लिखना है, L नहीं लिखना है, क्योंकि 2L अपने पास है। E का वैल्यू है 10⁵ इंटू 1, Q है 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 2L को ले लेंगे हम लोग 0.02 इंटू 10⁵ एंड आंसर में डायरेक्टली बताया तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट, तो ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। वर्क डन, अभी किया था वर्क डन या पोटेंशियल U, याद करिए। अभी लिखा था, क्या लिखा था? P cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। P तो अपना यही है, ये वापस Q इंटू 2L है। चलो मैं लिख देता हूँ, Q इंटू 2L, E का वैल्यू 10⁵। अच्छा यहाँ क्या बोला देखो, टर्निंग थ्रू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री, मतलब cos 0 माइनस cos 180 तक जाने का है। तो Q इंटू 12 तो हमने निकाला, ये वैल्यू है ना। हाँ सर, 1 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.02 इंटू 10⁵ इंटू cos 0 इज 1, cos 180 इज -1, तो ये +1 हो जाएगा भाई, +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का मैं आंसर बता देता हूँ, 4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है ना, 2 सम हो गया। एक आध और सम देख लेते। तो देखिए यहाँ पे मुझे सम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, सॉल्व एग्जांपल है और बच्चे लोग इसको देख के थोड़ा डर जाते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा इजी है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस -2 माइक्रोकूलम। Q1 है -2 माइक्रोकूलम, -2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 है +4 माइक्रोकूलम, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम। देखिए कहाँ पे पोजीशन है, एक -8 सेंटीमीटर पे, एक +8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं खास, एक -8 पे और एक +8 पे, और ये ओरिजिन है। तो भाई डिस्टेंस कितना हुआ दोनों के बीच में? भाई दोनों के बीच में डिस्टेंस तो 16 सेंटीमीटर हो गया ना। एक चार्ज लेफ्ट में -8, एक चार्ज राइट में +8, तो दोनों के बीच में 8 और 8 16। तो जो डिस्टेंस है दोनों बीच में, दैट इज 16 सेंटीमीटर, दैट इज 0.16 मीटर। पहला वाला मैं सॉल्व करता हूँ। हम लोग को पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U पूछा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू -2 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.16, माइनस में आंसर आएगा 0.45 जूल। वो तो टेक्स्ट में दिया इसलिए मैं लिखा, मैंने सॉल्व नहीं किया कुछ, है ना। बी पार्ट इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट बी पार्ट में मुझे क्या है। सपोज ये सिस्टम को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। आज मैंने किया था अगर एक्सटर्नल फील्ड है जिसका सोर्स हमको नहीं मालूम, तब क्या होगा। और यहाँ पे दो चार्ज है, देखिए मैंने एक्सटर्नल फील्ड के दो डेरिवेशन में कंसेप्ट समझाए थे। एक सिंगल चार्ज प्लेस होगा, तो अगर दो चार्ज प्लेस होगा तो दो चार्ज का ध्यान से याद करिए क्या था, टू चार्जेस
इन एक्सटर्नल फील्ड, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह कम है इसके हिसाब से। तो टू चार्ज एक्सटर्नल फील्ड का अगर आपको याद हो उसका वर्क डन या जो भी क्या पूछा, वर्क डन में पूछा, पोटेंशियल पूछा, चलो मैं पोटेंशियल लिख देता हूँ, याद करो क्या था। एक तो था Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2, मतलब ये पोटेंशियल की वजह से, प्लस या देख लीजिएगा वापस अगर याद नहीं हो आपको तो, और प्लस उन दोनों के बीच में आपस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये टोटल 3 था। प्रॉब्लम ये है कि ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, इसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो माइनस 0.45 है। प्रॉब्लम Q1 Q2 का भी नहीं है, प्रॉब्लम ये दिया ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया नहीं है। अब क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह उन लोगों ने एक रिलेशन दिया हुआ ऐसा E का, जहां पे A का वैल्यू दिया है, बोला ढूंढो। अब यहाँ जगह कम पड़ रही है तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं तो पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि E इज डिफाइंड एज माइनस dV/dx, मैं इसको dr लिख देता हूँ क्योंकि ये r में है इसलिए मैं r लिख रहा हूँ, नहीं तो वैसे माइनस dV/dx हम लोग उसका रिलेशन देख चुके हैं। Therefore you can write dV is equal to minus E dr। अब जो बच्चे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जानते हैं तो हम लोग ने, आप लोग ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन में किया होगा इस सॉल्व, you can write V is equal to minus integral E dr, जिन लोग को मालूम है इंटीग्रेशन। So this is minus integral E की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, E दिया हुआ A upon R square dr। A तो कांस्टेंट है, 1/r² का -1/r है और ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो A/r में शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं जगह कम है इसीलिए। तो देखिए V का फॉर्मूला आ गया A/r। नाउ लेट मी सब्स्टिट्यूट, ओके, लेट मी सब्स्टिट्यूट ओवर हियर इन माय इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू Q1 कितना है, Q1 है -2 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू VR1 मतलब A/r है ना, तो इसका हो जाएगा A/r1। अब Q2 इंटू VR2, Q2 मेरा कितना है, Q2 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू A/r2, और तीसरा तो हम निकाल चुके हैं, कितना है भाई, -0.45, मैं तो उस तरफ चला गया। अब R1 R2 आपका, एक R1 8 सेंटीमीटर है और दूसरा वाला भी 8 ही सेंटीमीटर है, नॉट अ बिग डील। तो सब सब्स्टिट्यूट, A का वैल्यू भी दिया हुआ 8 इंटू 10⁵, यू कैन सब्स्टिट्यूट अवे, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप ये सब सब्स्टिट्यूट करेंगे, चाहिए तो मैं आपको टेक्स्ट बुक का जो है आंसर वो बता दूंगा, है ना। एक है -20 और +40, यहाँ आएगा -20 +40 -0.45। You will get these values and the final answer is 98.55 joules। देखिए कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, मेरा देखो मुझे क्या समझाया था पता है, ये V कैसा आता है, मुझे वो मेरा इंटरेस्ट था आपको समझाने में। V ना जो नहीं मालूम वो कैसे ये रिलेशन से उसका डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट करके A/r, तो V इधर जो R1 वाला है उधर आएगा A/r1, और जो VR2 वाला है वहाँ A/r2, आपके पास A का वैल्यू R1 R2 आपका दोनों 8 सेंटीमीटर है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप कर दीजिएगा, आए वैसे सॉल्व एग्जांपल में आपको समझना इतना पार्ट था, वो इंपॉर्टेंट था जो मुझे लगा कि समझाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट 3 चार्जेस है, -q +q -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, -q +q -q they are placed at equal distance on a straight line। सपोज इनके बीच में डिस्टेंस सेम है, सपोज a और a डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है ना। अब बोला है द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज 0, इनका टोटल पोटेंशियल कैसा होगा, टोटल पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, याद करो qj qk अपॉन r jk, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच में पहला तो कितना क्या होगा, -q इंटू q अपॉन a प्लस दूसरे तीसरे बीच में क्या होगा, q इंटू -q अपॉन a प्लस पहला तीसरे बीच में क्या होगा, -q इंटू -q अपॉन 2a, है ना। अपना ये क्या बोलता है, सबका लेने का, पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला तीसरा सबका लेने का। पहले दूसरे के बीच में डिस्टेंस a है, दूसरे तीसरे के बीच में डिस्टेंस a है, लेकिन पहले और तीसरे के बीच में डिस्टेंस 2a है। मगर बोला है कि भाई टोटल पोटेंशियल तो 0 है,
बट टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मतलब ये पार्ट पूरा जीरो करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू क्यू अपॉन ए माइनस क्यू क्यू अपॉन ए प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू जीरो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहां जाएगा तो जीरो, वो जीरो हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, माइनस 2 क्यू क्यू अपॉन ए प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू जीरो। अब आप ज्यादातर क्या कर सकते हैं, हमको देखो रेशियो चाहिए Q अपॉन कैपिटल Q, मैं इसको माइनस वहां शिफ्ट करता हूँ, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू 2QQ अपॉन a। कुछ कटेगा, यस कटेगा, a कट गया भाई, ये Q भी कट गया। हमको Q यहाँ रखना है, ये Q को यहाँ लेना है, 2 को यहाँ लेंगे, 1/4 इज इक्वल टू Q अपॉन Q। वी हैव गॉट द आंसर। देखिए थोड़ा अलग अलग था ना, इसलिए मैंने वो सम्स आपको करवाए, और तो दो तीन और हैं सॉल्व एग्जांपल में, एक आध अनसॉल्व में, बड़ा इजी डायरेक्ट है वो, इसलिए वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो थोड़ा अलग लगा ना मैंने वही करा। आई होप आपको इजी लगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।